हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है और काफ़ी ऐसी वीडियो है जो कि आपके और हमारे हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी ये सिचुएशन आता है। तो फ्रेंड्स, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम जो वीडियो डिस्कस करने वाले हैं वो है सेल एग्रीमेंट के ऊपर। एक रिसेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि सेल एग्रीमेंट करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, और इस एक केस के माध्यम से इसका पूरा डिस्कशन करेंगे कि सेल एग्रीमेंट कब वैलिड होता है और सेल एग्रीमेंट कब इनवैलिड होता है। इस वीडियो को आपको देखना इसलिए ज़रूरी है कि अगर कभी भी आपके जीवन में ये सिचुएशन आए तो आप इसको फेस कर सकें, वरना सेल एग्रीमेंट अगर गलत तरीके से आपने बना लिया, सेल एग्रीमेंट गलत हो गया आपका, तो आपके पैसे भी जा सकते हैं और प्रॉपर्टी जो आप खरीद रहे हैं वो आपको नहीं भी मिल सकती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप एक चीज़ आप समझ रहे होंगे कि जब कोई भी प्रॉपर्टी जब आप खरीदते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले जब प्रॉपर्टी खरीदने का पहला स्टेप होता है सेल एग्रीमेंट तैयार करना। टोकन मनी दिया और सेल एग्रीमेंट तैयार किया। सेल एग्रीमेंट तैयार करके प्रॉपर्टी को आपने एक खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। और लास्ट इसका स्टेप होता है सेल डीड। ठीक है, SD, सेल डीड। जब सेल डीड आपका कंप्लीट हो जाता है तो मतलब प्रॉपर्टी आपके नाम से रजिस्टर्ड हो गई। तो हमारा आज का टॉपिक है सेल एग्रीमेंट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सेल एग्रीमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम केस के माध्यम से बात कर रहे हैं, तो केस देखते हैं। सबसे पहले हम केस का नाम देखेंगे और नाम के बाद फैक्ट देखेंगे, और फैक्ट देखने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में दोनों का कंटेंशन देखेंगे, दोनों का आर्गुमेंट देखेंगे, दोनों पार्टीज़ का, और सुप्रीम कोर्ट का फाइंडिंग देखेंगे। ठीक है, तो केस का नाम है फ्रेंड्स, नाम है बलराम वर्सेस केलो देवी। ठीक है, सामने आपको दिख रहा है बलराम वर्सेस केलो देवी, ये भी आपको याद रखना जरूरी है। अब फैक्ट ऑफ द केस में आते हैं। तो फैक्ट ऑफ द केस है कि केलो देवी बलराम के साथ एक एग्रीमेंट करती है टू परचेज द प्रॉपर्टी ऑफ बलराम। ठीक है, और 14,000 रुपये जैसा उसने कहा कि उसने केलो देवी को एज ए टोकन मनी, एज ए डाउन पेमेंट दे दिया 1996 में, और एक सेल एग्रीमेंट प्रिपेयर कर लिया और प्रॉपर्टी का पोजेसन ले लिया। कुछ टाइम के बाद बलराम ने अपना माइंड चेंज किया और प्रॉपर्टी को सेल करने से मना कर दिया। ठीक है, और नोटिस भेजने लगा केलो देवी को कि प्रॉपर्टी का जो पोजेसन उसने लिया है, पोजेसन को वैकेट करें। ठीक है, पोजेसन को वैकेट करे और वापस बलराम को पोजेसन दे। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अब किस वजह से उसने मना किया सेल करने से, ये हमारा विषय नहीं है, हमारा टॉपिक नहीं है। तो मामला जाता है, तो जो केलो देवी है वो सूट फॉर इंजंक्शन फाइल करती है कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, सूट फॉर इंजंक्शन, और ये फाइल करते हैं सूट फॉर पोजेसन। तो फ्रेंड्स, आगे हम जानेंगे सूट फॉर इंजंक्शन क्या होता है। ठीक है, और सूट फॉर इंजंक्शन और सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इन दोनों के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो ट्रायल कोर्ट ने बलराम सिंह के फेवर में डिसाइड किया, कहा कि केलो देवी जो है वो प्रॉपर्टी का पोजेसन वैकेट करे, पोजेसन छोड़े, और पोजेसन बलराम को मिलना चाहिए, क्योंकि केलो देवी का जो एग्रीमेंट है, सेल एग्रीमेंट है, वो रजिस्टर्ड नहीं है और उसके पास पेमेंट का कोई प्रूफ नहीं है। इसके बाद केलो देवी फर्स्ट अपील में जाती हैं। फर्स्ट अपील में केलो देवी केस को जीत जाती हैं। सेकंड अपील ऑनरेबल हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाता है, वहाँ भी केलो देवी केस को जीत जाती हैं। अब मामला जाता है फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट में। ओके, अब मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में ही हमारा असली शुरू होता है। हमारे केस का जिस्ट भी है सुप्रीम कोर्ट की बातें, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने, दोनों पार्टी ने अपना आर्गुमेंट किया। दोनों पार्टी ने जब आर्गुमेंट किया तो हम सबसे पहले देखते हैं बलराम ने जो आर्गुमेंट किया। ठीक है, बलराम ने जो आर्गुमेंट किया उसने किया कि अनरजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट इज़ नॉट वैलिड। सेल डीड नहीं, अनरजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट है जो कि वैलिड नहीं है। और एक पॉइंट और उठाया बलराम ने कि केलो देवी जो कि सूट फॉर इंजंक्शन फाइल की है इंस्टीड ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे केलो देवी ने बहुत ही क्लेवर और कनिंग माइंड यूज़ करते हुए, क्लेवर ड्राफ्टिंग करते हुए सूट फॉर इंजंक्शन फाइल कर दिया है, जबकि उसको सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करना चाहिए था।
फ्रेंड्स आगे जब आप पढ़ेंगे कि सूट फॉर इंजंक्शन क्या होता है और सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है, तो आपके समझ में भी आ जाएगा कि केलो देवी को वास्तव में फाइल क्या करना चाहिए था। सूट फॉर इंजंक्शन सही था उसका फाइल करना, या सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही फाइल करना चाहिए था, जैसा कि बलराम ने कहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अब इसके बाद केलो देवी का जो आर्गुमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट में, उसने कहा कि एज पर द सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ एन अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर कोलेटरल पर्पस एंड देयरफॉर both the first appellate court as well as the high court have rightly passed the decree of permanent injunction restraining the defendant from interfering with her possession considering the agreement to sale dated so and so 23/3/1996 for collateral purpose of grant of permanent injunction। इनका कहना था कि जो सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, पोजीशन ऑफ लॉ है, उसमें अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का भी हम कोलेटरल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन है, जो भी डिक्री है परमानेंट इंजंक्शन के लिए, ठीक है, वो सही पास किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या फाइंड किया। अब सुप्रीम कोर्ट का फाइंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट दोनों बातों को सब कुछ सुनने के बाद उस फाइंड किया कि रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल एग्रीमेंट इज कंपलसरी। सबसे पहला चीज़ कि सेल एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी होना चाहिए। सेल एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं था इस केस में। और केलो देवी को, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, केलो देवी को सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करना चाहिए था, ना कि सूट फॉर इंजंक्शन फाइल करना चाहिए था। अब सूट फॉर इंजंक्शन फाइल करके केलो देवी वो चीज़ इनडायरेक्टली लेना चाहती हैं, प्राप्त करना चाहती हैं, जो कि डायरेक्टली उनको नहीं मिल सकता है। तो प्लेंटिफ कैनॉट गेट द रिलीफ इनडायरेक्टली विच अदरवाइज ही सी कैनॉट गेट इन ए सूट फॉर सब्सटेंसिव रिलीफ। ठीक है, अब सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जब इनको फाइल किया होता है इन्होंने, तो सुप्रीम कोर्ट का अलग व्यू होता, उस पर अलग सुनवाई होती। लेकिन चूंकि इन्होंने सूट फॉर इंजंक्शन फाइल कर दिया था, तो इसलिए इनको ये रिलीफ यहाँ पे नहीं मिल सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का फाइंडिंग है। अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि सूट फॉर इंजंक्शन और सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में अंतर क्या होता है। इसको पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि सूट फॉर इंजंक्शन फाइल करना सही था उसका, या फिर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करना चाहिए था। इतने वीडियो से आप ये तो समझ गए होंगे कि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही फाइल करना चाहिए था, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नोटिस किया है। ठीक है, लेकिन ये आपके दिमाग में भी आ जाएगा कि यहाँ वास्तव में क्या करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट का लॉजिक क्या है। फ्रेंड्स, सूट फॉर इंजंक्शन क्या होता है कि इज ए रेमेडी ग्रांटेड बाय द कोर्ट दैट प्रोहिबिट्स द कमीशन ऑफ रॉन्ग थ्रेटेंड और द कंटिन्यूएंस ऑफ रॉन्गफुल कोर्स ऑफ एक्शन ऑलरेडी बिगन। ये किसी भी आपकी प्रॉपर्टी पे कोई रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है, रॉन्गफुल कमीशन कर रहा है, कोई धमकी दे रहा है, या फिर कोई उसको आपको डिस्पोजेस करके अपना पोजेसन लेना चाहता है, उस पर सूट फॉर इंजंक्शन फाइल किया जाता है। और सूट फॉर इंजंक्शन में कोर्ट एक इंजंक्शन का ऑर्डर देता है और आपको रिस्ट्रेन करता है कि आप ये इस पर कुछ भी इस पर आप नहीं कर सकते हैं। अगर कोई पार्टी अगर जिसके अगेंस्ट में इंजंक्शन मिला है वो कंप्लाई नहीं कर पाता है, तो वो उसको क्रिमिनल और सिविल पेनाल्टीज उसको फेस करना पड़ता है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी उसको दिया जा सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी उसके ऊपर इनिशिएट किया जा सकता है। अब सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है, ये जो सामने आप देख रहे हो, व्हेन आइदर ऑफ द पार्टीज डज नॉट फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशंस एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देन द पार्टी टू हुम द ब्रीच इज सो कॉज्ड shall sue for specific performance of a contract। ठीक है, अब यहाँ पे है कि अगर आप दो लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और आपने कॉन्ट्रैक्ट के जो आपका पार्ट परफॉर्मेंस था, जो आपको परफॉर्म करना था, वो अगर आपने कर लिया है, ठीक है, तो आप सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फाइल करते हैं कि कोर्ट उस पार्टी को भी मजबूर करे कि वो कॉन्ट्रैक्ट का अपना पार्ट फुलफिल करे, ठीक है, अपना पार्ट का परफॉर्मेंस करे। जैसे कि इस केस में केलो देवी ने 14,000 रुपये डाउन पेमेंट दिया था, सेल एग्रीमेंट बनवाया था, और बलराम ने रजिस्ट्री नहीं किया था। केलो देवी ने पैसा पूरा दिया था या नहीं दिया था वो अलग मैटर है। तो यहाँ पे अगर केलो देवी चाहती तो ये सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल कर सकती थी कि बलराम को हमने पैसे दे दिए और बलराम रजिस्ट्री नहीं कर रहा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का अपना पार्ट जो है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, ये करना चाहिए था। तो चूंकि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था ऐसा पैसे देने का या फिर कोई भी, तो इन्होंने बड़े ही क्लेवरली सूट फॉर इंजंक्शन फाइल किया, और सूट फॉर इंजंक्शन फाइल करके कोर्ट को गुमराह करना चाहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि जो चीज़ आप ये सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डायरेक्ट था, आप डायरेक्टली पा सकते थे कुछ, तो जो चीज़ आप डायरेक्टली नहीं पा सकते थे वो बाय क्लेवर ड्राफ्टिंग इनडायरेक्टली भी आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब इस केस में फ्रेंड्स बेंच कौन थे, कौन कौन जजेस थे? तो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एम.आर. शाह एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस कृष्ण मुरारी। फ्रेंड्स ये जजेस का नाम बताना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कभी कभी आजकल किसी किसी क्वेश्चंस में अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर एस्पायरेंट्स हैं, जुडिशियल एग्ज़ाम देते हैं, तो कभी कभी जजेस का नाम भी पूछ देता है। जनरली नहीं पूछता है लेकिन कभी कभी पूछ देता है। तो अगर आपको याद रहेगा तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो किस किस के लिए उपयोगी है? सबसे पहले तो अगर आप लॉ बैकग्राउंड के हैं तो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। अगर लॉ बैकग्राउंड के हैं, लॉ में मतलब आप एडवोकेट हैं या फिर स्टूडेंट हैं या फिर लॉ के टीचर हैं, कुछ भी हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉ बैकग्राउंड के नहीं भी हैं, कुछ भी हैं, और अगर आप प्रॉपर्टी को कभी खरीदने का सोच रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं, तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए और सेल एग्रीमेंट बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस केस में। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि ये काम का वीडियो है, तो इसको आप लाइक करें और वीडियो को जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनमें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।